हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड है जिसका नाम है हमारा इनकम मेथड। लेकिन इनकम मेथड पढ़ने से पहले इससे पहले की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा टॉपिक है व्हाट आर फैक्टर इनकम। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था और सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ाया था। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर्स टू अर्न बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज सर्विस या हिज फैक्टर सर्विस लाइक वेजेस एंड सैलरीज। कहने का सिंपल सा मतलब है कोई भी इंसान अगर किसी भी तरीके का काम करता है तो वो उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे लेता है या कुछ ना कुछ वो उसके बदले में रिटर्न चाहता है, जिसे हम बोलते हैं एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज सर्विस। वो अपनी जो भी सर्विस दे रहा है फैक्टर सर्विस उसके बदले, तो वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। फैक्टर इनकम की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से होती है, आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर सर्विसेज। पहला है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जो कॉमर्स वाले नहीं है उनको बताना पड़ेगा, उनके लिए नई चीज़ है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, जो भी, जैसे कोई मजदूर अगर काम कर रहा है दिहाड़ी पे तो वो अपनी वेजेस लेता है। कोई एम्प्लॉय है जो काम करता है और मंथली सैलरी लेता है तो वो सैलरी लेके काम करता है। ये होता है हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो भी कोई फैक्टर है, कोई भी बंदा है, वो अपना काम करता है और उसके बदले क्या है वो रेंडरिंग हिज फैक्टर, उसके बदले उसको क्या मिलता है एज अ रिवॉर्ड, चाहे उसकी जो भी वेजेस हो चाहे उसकी जो भी सैलरी हो। ओके, इसके बाद है हमारा पेमेंट इन काइंड। देखो पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है सिंपल है, कैश में या उसके बदले में कुछ लेना देना, ये होता है हमारा पेमेंट इन काइंड। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी और फोर्थ है हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी ये होती क्या है? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में, जैसे कि कोई किसी वेलफेयर में डोनेशन दे देना या कोई भी ऐसा काम करना जिसमें सोशल वेलफेयर हो, वो हमारा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये भी क्या है? जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है या जिनकी अच्छी कंपनी में जॉब होती है, जो कंपनी इनको पेंशन देती है आफ्टर रिटायरमेंट, वो होता है हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जो कि किस काम में आता है? फैक्टर इनकम के काम में आता है और फैक्टर सर्विस के बदले मिलता है। क्योंकि आप कहीं पे 20 या 25 साल काम कर रहे हो और आपको उसका ये एडवांटेज मिलता है जो अच्छी और अच्छी रेपुटेड गुडविल कंपनियां देती हैं या गवर्नमेंट कंपनी या फिर गवर्नमेंट के जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है फैक्टर सर्विस का क्लासिफिकेशन या फैक्टर इनकम का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद है देखो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस का मतलब सीधा सीधा बता दूं, सरप्लस का सिंपल सा फंडा होता है, सरप्लस मतलब फायदा या प्रॉफिट। और कैसा? ऑपरेटिंग। देखो ऑपरेटिंग का मतलब होता है प्राइमरी, यानी प्राइमरी जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। वो कैसे कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा रेंट। अब रेंट जो है, अब इससे पहले भी देखो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइजेस। ये रेफर करता है इनकम कहाँ से आ रही है, किसी प्रॉपर्टी से या किसी एंटरप्राइजेस से कोई भी इनकम आती है तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। बिकॉज वहाँ पे हमें एक बार इन्वेस्ट करना होता है, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट, इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर हमारा रेंट। रेंट क्या है? कोई भी घर है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोई भी खाली घर हो या कोई भी खाली प्लॉट हो उसकी कुछ ना कुछ रेंटल वैल्यू होती है। और किसी भी चीज़ की जब रेंटल वैल्यू होती है तो उससे इनकम ज़रूर होती है, चाहे वो खाली पड़ा हो चाहे वो भरा हुआ हो। जो अगर भरा हुआ है तो आपके पास रेंट आएगा, और अगर आपके पास खाली पड़ा हुआ है और जब भी आप उसको सोल्ड आउट करोगे तो उससे आपकी कुछ ना कुछ इनकम आएगी। यानी कि हर एक वैकेंट चीज़ की रेंटल वैल्यू होती है। दैट इज़ वाई ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसके अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहीं पे भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के परचेज करके छोड़ दिया है और मुझे उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, मेरी बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट होती है दिन पे दिन, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि FD होता है, फिक्स डिपॉजिट। आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, यूजुअल रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारा FD कहलाता है। अगर आप बैंक में अपने सेविंग्स के पैसे रखते हैं तो वहाँ पे आपको नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट देती है, वो इंटरेस्ट, वो भी क्या आपके लिए एक इनकम है। थर्ड है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा टर्म है जो कि किसी चीज़ को कमाने से और उसके अंदर से निकालने से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये मार्कर है, इस मार्कर की जो कॉस्ट है, मान लो इस मार्कर को बनाने में लगते हैं 10 रुपये, लेकिन हम ये मार्केट में सोल्ड करते हैं 50 रुपये का या 5 रुपये का। तो उससे क्या होता है
जो इसमें एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ है वो हमारा प्रॉफिट होता है। कॉस्ट हमारी कितनी थी 10 रुपये, हमने सोल्ड कितने का किया या सेल कितने का किया 15 रुपीज़ का, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला 5 रुपये का, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब देखिए इसमें ये जो 3 टर्म है, इन 3 टर्म में ये सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं, ये जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता है। पहला है हमारा डिविडेंड। देखिए डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। देखिए किस तरीके से, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, ये प्रॉफिट का एक ऐसा पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स के बीच में क्या होता है, बांट दिया जाता है। आफ्टर ऑल ओवर थिंग्स, ऑल ओवर थिंग्स से मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी में कुछ भी कोई इशू वगैरह है, जब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको हम शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं और उनके पास वो होल्ड करके रखते हैं, या कुछ भी चीज़ जो उन्होंने कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ है या उनका कुछ इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। नेक्स्ट थिंग है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, वो हमारा क्या होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा थर्ड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बटा हुआ नहीं है, नहीं बटा हुआ है तो उसे बांटना होता है। अब कैसे बांटना होता है या कैसे उसको रखते हैं या क्या उसका एस्टिमेशन होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज। सिंपल सी बात है, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पढ़ाया था। अगर मैं डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को इससे अगर रिलेट करूं तो देखो फंडा ये है कि जो भी फर्म है, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसी भी फर्म में किसी भी कंपनी में रखा हुआ है तो क्या करना है कि वो नहीं बांटते हैं। वो इसलिए नहीं बांटते हैं क्योंकि वो फ्यूचर यूज़ में काम आ जाएगा। फ्यूचर यूज़ में काम कैसे आ जाएगा, फ्यूचर यूज़ में काम कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे जब हमने उसको बांटा नहीं है तो आगे की जो भी यूजेस होंगे वो उसमें लगा दिए जाते हैं, उसको बांटा नहीं जाता है, तो वो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहलाता है, जिसको कंपनी तभी बांटती है जब उसे लगता है कि हाँ कंपनी हैव टू पे डिविडेंड। तो डिविडेंड इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस टू वन इज अदर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ओके, थर्ड है हमारा मिक्स्ड इनकम। देखिए अभी हमने 2 पढ़ लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारे 2 हो गए। लास्ट वन इज द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर एंड कैपिटल, उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। यानी कि कोई भी एक लेबरर हो गया या कोई भी एक ऐसा बंदा हो गया जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो बंदा क्या करता है, अपनी खुद की लैंड लेबर कैपिटल लगा के वहाँ से इनकम जनरेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। वो मिक्स्ड इनकम क्यों होती है, सिंपल सा बताता हूँ। देखो वो मिक्स्ड इनकम इसलिए होती है क्योंकि उसने अपना लैंड भी यूज़ किया है, लेबर भी यूज़ किया है और अपनी ही कैपिटल यूज़ की है, और उससे क्या हो रहा है, देखो उसका घर तो चल ही रहा है, साथ में जो लेबर उसके यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी घर चल रहा है। जिस कैपिटल को उसने यूज़ किया है वो कैपिटल कहीं ना कहीं वो कहीं से लेके आया होगा और उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड की होगी, और जो लैंड है उस लैंड के बदौलत भी वो चल रहा है। मान लो कि कोई एक ऐसा बंदा है जो काम करता है जो कि सपोज कर लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपकी कोई सी भी दुकान है या आपकी कोई सी भी शॉप है, आप क्या करते हो, आपने उस शॉप को रेंट पे लिया और उस शॉप से आप पैसे कमा रहे हो और आपने अपने उस शॉप पे एक बंदा रखा हुआ है जो आपके साथ हेल्पिंग का काम करता है। तो इसका देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, उसने जो लैंड है वो रेंट पे ली हुई है, तो वो लैंड किसी और का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उस लैंड लॉर्ड का जो क्या है इनकम हो रही है। लेबर जो वो रखता है उससे उस लेबर की भी इनकम हो रही है, और जो कैपिटल उसने लगाई है उस कैपिटल से उस बंदे की खुद की इनकम हो रही है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी इनकम के साथ साथ बाकी दो लोगों की भी इनकम करवा रहा है, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, जिससे क्या है ओवरऑल सबका फायदा होता है। तो ये वो पार्ट थे या ये वो टर्म थे जब हमें इनकम मेथड कैलकुलेट करना होता है तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि फर्स्ट मेथड मैंने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट मेथड के बाद हमारा जो सेकंड मेथड है इनकम मेथड, इस इनकम मेथड में ये सारे टर्म्स काम आएंगे। और ये जो टर्म है फैक्टर इनकम, इस टर्म को मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ और मैंने बताया भी था कि ये आगे जरूर आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्टर इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसा एस्टिमेट होता है और किस हिसाब से हम उसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं, और कौन कौन सी प्रिकॉशंस को जब हम वो करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, जिसे ये नोट करना है तब तक वो लोग नोट कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा
नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इनकम मेथड, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हो चुका है हमारा, अब इनकम मेथड पर आते हैं। इससे पहले कि मैंने एस्टिमेशन बताए, अब इसमें देख लीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे एस्टिमेट होता है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने आपको बताया क्या होता है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा ऐड होगा, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड होगा और ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा मिक्स्ड इनकम ऐड होता है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरी। ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, जैसा कि मैंने पढ़ाया। इसके बाद हमारा मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम भी मैंने आपको बता दिया कितने तरीके से होता है। ये तीन चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है हमें। अब हम इसमें क्या प्लस करते हैं, NFIA। याद करना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम होती है जो आपके परिवार वाले देश से बाहर रहते हैं और वो कमा के पैसा यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, जब हम इसमें ये ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA। इसमें हमने ये ऐड किया तो हमें मिला NNPFC, और NNPFC को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। दो नाम होते हैं नेशनल इनकम के, NNPFC और नेशनल इनकम। तो ये था हमारा कैलकुलेशन यूजिंग इनकम मेथड। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको समझा दिया इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। पहला है हमारा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नॉट इंक्लूडेड। ये इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये ट्रांसफर अर्निंग होती है। अब बता दूं ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है। देखो ट्रांसफर अर्निंग वो अर्निंग होती है जो रेंडर नहीं की हुई है। रेंडर का मतलब जो कमाई हुई नहीं है, जो आपको किसी के थ्रू ट्रांसफर की जा रही है। अब देखो ओल्ड एज पेंशन को मैंने क्यों इसमें बताया कि ये नॉट इंक्लूड होगा। जो ओल्ड एज पेंशन है वो इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो लोग अभी सर्विस नहीं दे रहे हैं। वो लोग उन्होंने 20 साल काम किया है, उसके लिए उनका जो रिवॉर्ड है वो ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम होती है, बट वो इस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं। वो जब सर्विस नहीं दे रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसफर अर्निंग, क्योंकि ये यूनिलेटरल पेमेंट है जिसे हम बोलते हैं सिंगल साइडेड पेमेंट। अगर हम काम करते हैं उसके बदले पैसे लेते हैं तो वो होता है हमारा कि हाँ हमने सर्विस दी है तो हमें पैसा मिलेगा, बट यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है वो। ऐसे हमारे डोनेशंस हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड नहीं होती हैं। सेकंड वन है हमारा इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़। समझ सकते हो आप भी, चोरी डाका डालने पे नहीं मिलता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इंक्लूड नहीं होता है नशा इनकम में। आप किसी भी तरीके का चोरी करोगे तो वो हमारा नशा इनकम में पैसा इंक्लूड नहीं होगा, चाहे वो कैसी भी इलीगल एक्टिविटी हो। ओके, थर्ड है ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज इज टू बी इंक्लूडेड। ब्रोकरेज देखो एक सर्विस होती है जो रिवॉर्डेड होती है, इसलिए ये हमेशा इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में यूजिंग इनकम मेथड। क्यों की जाती है और कैसे सर्विस रेंडर होती है, इसका देखो फंडा बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। वो फंडा कुछ ऐसा है कि ब्रोकरेज का मतलब मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैंने लास्ट क्लास में कमीशन वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, और मैंने बताया था कि कमीशन इंक्लूड होता है एज इट इज़, ब्रोकरेज भी इंक्लूड होती है। अब ब्रोकरेज किस वे में इंक्लूड होती है, एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना माल कंसाइनमेंट पे बेचती है। कंसाइनमेंट का मतलब कि उनके बीच में डील होती है, तुम हमारा माल बिकवाओ, हम तुमको उसके बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। तो पैसा देंगे तो सीधी सी बात है, अब वो क्या है, जितना ज़्यादा माल बिकवाएगा उतना ज़्यादा उसको ब्रोकरेज मिलेगा जो थर्ड पार्टी होती है। तो वो क्या कर रहा है, अपने कमीशन या अपने इनकम को अर्न कर रहा है एज अ रिवॉर्ड। दैट इज़ वाई वी विल इंक्लूड दिस इन दिस मेथड। अब मुद्दे की बात करते हैं। ये तो तीन चीज़ें हो गई। इन तीन के अलावा इससे पहले मैंने जो प्रिकॉशंस आपको पढ़ाए थे वो प्रिकॉशंस सारे इंक्लूड होंगे, और उस प्रिकॉशंस में से जो पहले इंक्लूड नहीं हो रहा था वो इंक्लूड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल कमीशन इंक्लूड होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यानी कि वैल्यू एडेड मेथड में जो भी चीज़ें इंक्लूड हो रही थी वो क्या होंगी, इंक्लूड होंगी, और जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही थी वो इंक्लूड नहीं होंगी। ये तीन चीज़ें हैं जो नई चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये इनकम मेथड खत्म होता है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ये दो मेथड हमारे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज मैंने वीडियो जो डाली है वो 2 दिन के बाद डाली है। इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स
बट नेक्स्ट वीडियो मेरी लेट नहीं होगी। मैं अभी जो 12th की जो वीडियो है वो मैं रेगुलर डालूंगा अभी। और दूसरा चीज़ ये कि अभी वीडियोस रेगुलर आएंगी, तब तक के लिए आप ये देखते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।